हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज हम लेकर के आए हैं विसर्ग संधि। विसर्ग संधि पेट की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों का पीकेपी एजुकेशन क्लासेज में स्वागत है। संधि प्रकरण का आज विसर्ग संधि वाला पाठ लेकर के आए हैं। विसर्ग संधि, विसर्ग संधि किसे कहते हैं, विसर्ग संधि क्या करते थे। तो विसर्ग संधि किसे कहते हैं दोस्तों, आप सभी जानते हैं। जब विसर्ग के स्थान पर कोई परिवर्तन होता हो, जब विसर्ग के स्थान पर कोई परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग संधि का जो प्रथम सूत्र आता है वो क्या है, विसर्जनीय से। विसर्ग संधि क्या कहते थे, विसर्ग के स्थान पर जब कोई परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग संधि का प्रथम सूत्र जो आता है विसर्जनीय से। विसर्जनीय से इसका मतलब क्या होता है कि खरी विसर्जनीय से खरी विसर्जनीय से ये आपको याद में रखना है। खरी विसर्जनीय से यानी कि विसर्ग के बाद में जब खर वर्ण हो तो विसर्ग के स्थान पर से हो जाता है। विसर्ग के बाद जब खर वर्ण हो तो विसर्ग के स्थान पर से हो जाता है। ये क्वेश्चन कई दफे आ चुका है कि के विसर्जनीय से कई दफे ये फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में भी आ चुका है। तो के विसर्जनीय से तो आपको क्या करना है, खरी विसर्जनीय से। ठीक है, विसर्ग का से कब होता है, तो खर वर्ण परे विसर्ग का से होता है। तो ये बात आपको क्लियर रखनी है। इसका मतलब इसके पार्ट आते हैं कि विसर्ग के बाद तय वर्ग रहने पर विसर्ग का से होता है। ये बात आपको क्लियर रखना है। जब तय वर्ग आता हो तो विसर्ग का से होता है। विसर्ग के बाद जब तय वर्ग आता हो तो विसर्ग क्या हो जाता है, से हो जाता है। तय वर्ग आने पर से स्लेट वाला होता है, ये ध्यान रखना। ये हमारे से होते हैं से। तो यहां पर कौन सा से लिया है हमने, से स्लेट वाला। जब विसर्ग के बाद में तय वर्ग हो यानी कि विसर्ग प्लस तय वर्ग, तो विसर्ग का क्या होगा, से हो। यह बात आपको क्लियर रखना है। जैसे उदाहरण हम लेते हैं, नमे विसर्ग धन ते, तो क्या हो गया, नमस्ते। खर प्रत्याहार होता है, खरवर्ण होता है। खरवर्ण का मतलब क्या होता है, पहला और दूसरा। खर का मतलब क्या होता है, पहला और दूसरा। खर का मतलब होता है पहला और दूसरा। तो जैसे आ गया नमे विसर्ग धनो का, ये भी क्या बन गया हमारा, नमस्कार। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हम विसर्ग संधि कर सकते हैं। जैसे हरि विसर्ग धन रायते, तो ये क्या हो गया, हरिस रायते। नमे विसर्ग धन तोभ्यम, तो ये बन गया हमारा नमस्तुभ्यम। तो आराम से हम यहाँ पर विसर्ग संधि का जो पहला नियम है ये हम कर सकते हैं कि जब विसर्ग के बाद में तय वर्ग हो
विसर्ग के बाद में जब ते वर्ग रहता है तो विसर्ग के स्थान पर से हो जाता है। विसर्ग के बाद में ते वर्ग हो या फिर विसर्ग के बाद में खरवर्ण हो तो भी क्या हो जाता है, से हो जाता है विसर्ग के स्थान पर। जिस तरह से नमस्ते, नमस्कार, हरिस्त्रायते, नमस्तुभ्यम। ठीक है दोस्तों। दूसरा नियम आता है इसका, विसर्ग के बाद प्लस टे वर्ग। जब विसर्ग के बाद में टे वर्ग हो तो विसर्ग का क्या हो जाएगा, से हो जाएगा। विसर्ग के बाद में टे वर्ग हो तो से षटकोण वाला हो। टे वर्ग होने पर जैसे धनु विसर्ग धन का टंका, तो ये क्या बनेगा हमारा, धनुष टंका। ठीक है। रुपये ठन ठनाते, तो क्या बनेगा, रुपयिक्स ठन ठनाते। ठीक है। तो इस तरह से हम बना सकते हैं। विसर्ग के बाद में जब टे वर्ग हो तो विसर्ग का से हो जाता है। और भी देखें, रामे विसर्ग धनो षष्ठ, तो यहां पर भी क्या होगा, रामष्ठ। विसर्ग के बाद में जब टे वर्ग आता हो तो विसर्ग के स्थान पर से हो जाता है। और भी हम देखते हैं, जैसे लेख धन टिकते, तो ये क्या बन गया, लेखस टिकते। तो इस तरह से विसर्ग संधि के दो नियम हमने पढ़ लिए कि जब विसर्ग के बाद में ते वर्ग होता हो तो विसर्ग के स्थान पर स्लेट वाला से हो जाता है, और विसर्ग के बाद में जब ते वर्ग हो दोस्तों तो विसर्ग के स्थान पर षटकोण वाला से हो जाता है। बहुत ही आसान तरीका है, कोई दिक्कत नहीं है। और भी हम आराम से देख सकते हैं, जैसे आ गया धनुष टंकार वाला हमने कर लिया। जैसे यहां पर हम देखें तो विसर्ग के बाद में ते वर्ग आता है, हरि प्लस त्रायते, विष्णु प्लस त्रायते आदि हम कर सकते हैं। तीसरा नियम हम देखें, जब विसर्ग के बाद में चे वर्ग आता हो तो विसर्ग के स्थान पर सलगम वाला से हो जाता है। तीसरा नियम क्या कहता है इसका, विसर्ग के बाद में जब चे वर्ग हो तो विसर्ग का क्या हो जाता है, से हो जाता है। ध्यान रखना, विसर्ग के बाद में जब चे वर्ग आता हो तो विसर्ग का से हो जाता है। जैसे नी विसर्ग धन छल, क्या बन गया, निश्चल। नी विसर्ग धन चे, क्या हो गया, निश्चय। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हम कर सकते हैं। नी विसर्ग धन छल किया, निश्चल हो गया, नी विसर्ग धन चे किया, निश्चय हो गया। इस तरह से हम आराम से कर सकते हैं। ये विसर्ग संधि का तीसरा नियम है कि जब विसर्ग के बाद में चे वर्ग आता हो तो विसर्ग के स्थान पर से हो जाता है। और भी काफी सारे उदाहरण हैं, उनको भी हम आपको बता सकते हैं। हरि विसर्ग धन चंद्र, जैसे आ गया हरि विसर्ग धन चंद्र, तो ये क्या हो गया, हरिश्चंद्र। रामे विसर्ग धन चे, तो क्या हो गया, रामश। कस धन चित्र,
तो ये क्या हो गया, कश्चित। से को भी विसर्ग मानते हैं, ब्रह्म में मत रहना। यहां पर जब मूल रूप पूछे तो इसका मूल रूप क्या होगा, निस धन छल, निस धन छे, हरिस धन चंद्र, ये इसका मूल रूप होता है। कई पे मूल रूप भी पूछ लेता है। संधि विच्छेद होगा, ये संधि विच्छेद होगा। जैसे आपसे पूछ लिया निश्चल का संधि विच्छेद क्या होगा, तो निश्चल का संधि विच्छेद है नि विसर्ग धन छल होगा। यदि ऑप्शन में ऐसा आए निस धन छल तो ये करना, यदि ऑप्शन में दोनों आए तो दोनों ही करना है। ठीक है माय डियर, इस तरह से आपको करना है। जैसे कश्चित हमने कर लिया, तो इस तरह से जैसे आ गया से विसर्ग धन चित्त, तो इसका भी क्या होगा, सश्चित। इस तरह से हम कर सकते हैं। तो ये विसर्ग संधि का तीसरा नियम हो गया, यानी कि पहला सूत्र हमारा क्लियर हो गया। विसर्जनेश से, विसर्ग के स्थान पर से हो जाता है। तो क्या है, खरी विसर्जनेश से, ये आपको ध्यान रखना है। खरी विसर्जनीय से, खरी विसर्जनीय से। ध्यान रखना, रीट की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थी ध्यानपूर्वक देखें। अभी अभी जो शिक्षा मंत्री हैं डोटासरा, उन्होंने आदेश निकाला है कि पहले रीट पात्रता होगी, उसके बाद में रीट की वैकेंसी के फॉर्म भराना आएंगे। तो रीट पात्रता में संस्कृत ये 30 अंक की होगी, जहां पर 15 अंक व्याकरण होगा और 15 अंक की यहाँ पर थ्योरी होगी। तो ये आपको ध्यान में रखना है। 30 अंक का जब उसके बाद में जो मेन एग्जाम होगी, तो वहां पर मेन एग्जाम में हम देखेंगे तो वहां पर संस्कृत 60 अंक की होगी। जिनका भी जो संस्कृत विषय से तैयारी करने वाले हैं, तो पात्रता में हम देखेंगे तो पात्रता में 30 अंक की होगी। और वहां पर जब रीट की वैकेंसी, पात्रता हम क्लियर कर देंगे, पात्रता में हमें कितना परसेंट चाहिए, 60%। यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूं, यदि आपको 60 से ऊपर जितना भी आप बनाना चाहते हो, 70%, 80%, 100%, तो उतना ही आपको अधिक फायदा मिलेगा, यानी कि उतना ही परसेंट आपके अंक इस फाइनल एग्जाम में जुड़ने वाले। फाइनल एग्जाम में जो थर्ड ग्रेड की जो वैकेंसी होगी, वहां पर संस्कृत 60 अंक की होगी, तो वहां पर आपको क्लियर करके रखना है। तो बने रहिए आप मेरे वीडियो के साथ में, आपकी बहुत अच्छे से तैयारी कराने वाला हूं। आपका कोई भी मैटर में बीच नहीं होने दूंगा। नेक्स्ट चलते हैं, विसर्ग संधि का दूसरा सूत्र जो आता है, दूसरा सूत्र वो आता है वासरी। विसर्ग संधि का दूसरा सूत्र आता है वासरी, और वासरी का मतलब होता है कि जब विसर्ग के बाद से इन तीनों में से कोई भी से आए, ध्यान रखना बहुत अच्छा है। स्वर संधि, व्यंजन संधि, उनसे सबसे इजी संधि है विसर्ग संधि, ज्यादा भेद नहीं है, बस समझना है। जब विसर्ग के बाद में से आता हो, तो विसर्ग के स्थान पर से हो जाता है। कब? जब विसर्ग के बाद में से होता हो तो विसर्ग का से हो जाता है। जब विसर्ग के बाद में से होता हो तो विसर्ग का से हो जाएगा। जब विसर्ग के बाद में से होता हो तो विसर्ग का से हो जाएगा। देखिए, विसर्ग धन से, तो क्या हो जाएगा विसर्ग का? विसर्ग का से हो जाएगा। ठीक है, जैसे हम करते हैं रामे विसर्ग धन से ते, तो क्या हो गया? रामस्य से ते। नेक्स्ट करते हैं हरि विसर्ग धन से ते, तो क्या हो जाएगा?
हरीश सिंह। इस तरह से वेरी सिंपल है, विसर्ग के बाद में से आता हो तो से हो जाता है विसर्ग संधि। यहां पर संधि कौन सी करनी है आपको? सत्व संधि। जहां पर विसर्ग के स्थान पर से होता हो वहां पर सत्व संधि करनी है, ज्यादा भिन्न। दूसरा नियम क्या है? जब विसर्ग के बाद में से आता हो तो विसर्ग का से हो जाएगा। विसर्ग के बाद में से आता हो तो विसर्ग का से हो जाएगा। जैसे रामे विसर्ग धनो षष्ठ, तो क्या हो गया? रामस षष्ठ। तीसरा नियम क्या है? जब विसर्ग के बाद में से हो तो विसर्ग का से हो। विसर्ग के बाद में जब से होता है तो विसर्ग का भी से हो जाता है। ये तीसरा नियम कहता है। कोई ज्यादा भेद वाली बात नहीं आती, आराम से हम कर लेते हैं। जैसे आ गया दु विसर्ग धन साहस, दु विसर्ग धन साहस, तो ये क्या बन गया? दुस्साहस। ऐसे काफी सारे उदाहरण हम देख सकते हैं। जैसे आ गया नी विसर्ग धन सा, नी विसर्ग धन सा, तो ये क्या बन गया? निस्सा। आराम से हम कर सकते हैं। रामे विसर्ग धन षष्ठ, ये रामस्य षष्ठ किया। इस तरह से ये विसर्ग संधि का हमारा पहला पार्ट यानी कि सत्व संधि क्लियर होता है। यदि आपको कोई परेशानी हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख करके मुझे बता सकते हैं, मैं आपका वो परेशानी दूर कर दूंगा। तो हमने देखा विसर्जनीय से के विसर्जनीय से तो खरी विसर्जनीय से स्यात्। सत्व संधि के बारे में हमने पढ़ा, तो जहां पर विसर्जनीय से स्यात् आता है तो वहां पर हमने पहला नियम पढ़ा कि विसर्ग के बाद में घर वर्ण या पे वर्ग आता हो तो विसर्ग का से हो जाता है। यदि विसर्ग के बाद में पे वर्ग आता हो तो विसर्ग के स्थान पर से हो जाता है। विसर्ग के बाद में च वर्ग आता हो तो विसर्ग के स्थान पर से हो जाता है। नेक्स्ट सूत्र है, नेक्स्ट सूत्र हम देखते हैं सस जुसु सूत्रम ती, सस जुसोरु, रू हो जाता है। इसका मतलब क्या होता है? जब विसर्ग से पूर्व ए या आ से भिन्न कोई स्वर हो तथा बाद में किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण या फिर है, ये, वे, रे, ले, ये वर्ण हो तो विसर्ग के स्थान पर, विसर्ग के स्थान पर रू हो जाता है। ध्यान रखना, विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाता है? रू हो जाता है। तो यानी कि विसर्ग के पहले ए या आ से भिन्न कोई स्वर हो, ई, उ, ए, आई, ओ, औ, इनमें से कोई भी स्वर हो विसर्ग से पहले और विसर्ग के बाद में क्या हो? 3, 4, 5 या फिर है, ये, वे, रे, ले, ये ऐसी स्थिति आती हो तो वहां पर विसर्ग के स्थान पर रू आदेश होता है। ठीक है, जैसे आ गया
धनु विसर्ग धन विद्या। अब विसर्ग के बाद में वे आ रहा है, देखिए विसर्ग है, विसर्ग के बाद में क्या आ रहा है, वे आ रहा है, तो विसर्ग के स्थान पर रू हो जाएगा। अब रू का क्या से रहता है, रे शेष रहता है, तो यहां पर क्या हो गया, धनुर्विद्या। ठीक है, इस तरह से हम कर सकते हैं। जैसे आ गया पुणे विसर्ग धन जन्म। अब देखिए तीसरा अक्षर आ रहा है विसर्ग के बाद में, तो क्या हो गया, पुनर्जन्म। ठीक है, नेक्स्ट कर सकते हैं धनु विसर्ग धन धर, तो क्या हो गया, धनुर्धर। इस तरह से हम आराम से विसर्ग संधि का ये तीसरा सूत्र क्लियर कर सकते हैं। सस जुसोरु, सस जुसोरु का मतलब क्या होता है कि विसर्ग का रे हो जाता है, सीधी सी बात है। विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाता है, विसर्ग, विसर्ग का क्या हो जाता है, रू हो जाता है, और रू का क्या हो जाता है, रे होता है। ये बात आपको क्लियर रखना है। अब ये होता कब है, जब विसर्ग के पहले ए या आ को छोड़कर, देखो ए और आ नहीं है, ए आ को छोड़कर भिन्न कोई स्वर हो, इनमें से कोई भी स्वर हो, देखिए यहां पर ऊ है, ऊ है, इनसे भिन्न कोई स्वर हो, और विसर्ग के बाद में तीसरा चौथा पांचवा वर्ण है, ये वे रे ले, इनमें से कोई वर्ण हो, तब विसर्ग के स्थान पर रू आदेश हो जाता है, और रू का क्या शेष रहता है, रे शेष रहता है। इस तरह से ये हमारा सस जुसोरु वाला ये उदाहरण सूत्र जो है यहाँ पर क्लियर होता है। और भी काफी सारे उदाहरण हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूं। जैसे हैं कवि विसर्ग धन अयम, आयु विसर्ग धन वेद। देखिए कवि विसर्ग धन अयम आया, तो ये क्या हो गया, कवीर यम। आयु वेद आया, तो ये क्या हो गया, आयुर्वेद। ठीक है दोस्तों, ऐसे कोई भी उदाहरण हो हम आराम से कर सकते हैं। जैसे और भी ले लेते हैं, हरि विसर्ग धन ए वदत, हरि विसर्ग धन ए वदत, तो ये क्या हो गया, हरीर वदत। आराम से हम कर सकते हैं कवि विसर्ग धन अयम, ये वाला कर ही दिया। नेक्स्ट ज्योति विसर्ग धन गमय, ज्योति विसर्ग धन गमय, तो ये क्या हो गया, ज्योतिर्गमय। तो इस तरह से ये विसर्ग संधि का तीसरा सूत्र हमारा क्लियर होता है, जिसको हम ऋत्व संधि नाम देते हैं। ऋत्व संधि, ऋत्व संधि में क्या होता है कि विसर्ग का रे हो जाता है, वहां पर ऋत्व संधि होती है। सूत्र जो आता है हमारा, सूत्र कौन सा काम आता है, सस जुसोरु, सस जुसोरु वाला सूत्र काम में आता है। ये बात आप क्लियर रख। नेक्स्ट सूत्र की ओर चलते हैं, जिसका नाम है उत्व संधि। देखिए पहला सत्व संधि हमने पढ़ लिया, इसके बाद में दूसरी संधि ऋत्व संधि हमने पढ़ ली। अब हम तीसरी संधि पढ़ते हैं, जिसका नाम है उत्व संधि। उत्व संधि का जो सूत्र आता है, अतो रोरप लुताद पल।
अतो रोरप लुताद पलोते, ये उत्व संधि का सूत्र आता है। इसका मतलब क्या होता है कि जब विसर्ग से पहले भी ए हो और विसर्ग के बाद भी ए हो, ये स्थिति आपको ध्यान रखना। यहां पर क्या होता है, ए पलुतो ऐसे परे, रू को ऊ हो जाता है और ऊ को आद्गुण सूत्र से आ हो जाता है। तो जब स्थिति हमारे सामने ये आती है, विसर्ग से पहले भी ए हो और विसर्ग के बाद भी ए, तो विसर्ग सहित पूर्व वाले ए का तो क्या हो जाता है, ऊ हो जाता है, और ऊ का आद्गुण सूत्र से ऊ का क्या हो जाता है, ओ हो जाता है। बाद वाला जो ए आता है, विसर्ग के बाद वाला जो ए आता है, इसका पूर्व रूप हो जाता है। पूर्व रूप में क्या आता है, अवकृच। इस तरह से होता है उत्व संधि, जिसका सूत्र आता है अतो रोरप लुताद पलु। देखिए, से विसर्ग धन अपि, तो देखिए विसर्ग से पहले भी ए है और विसर्ग के बाद भी ए है, तो ये क्या हो गया, सो। वहां पर हमने पूर्व रूप संधि में भी ये पढ़ा था, लेकिन पूर्व रूप संधि में जो हमने पढ़ा था वो क्या पढ़ा था, सो धन अपि, वहां पर ये पढ़ा था। यहां पर हम पढ़ेंगे से विसर्ग धन अपि, सो अपि। नेक्स्ट आ गया के विसर्ग धन अपि, तो क्या होगा, कोड अपि। इस तरह से ये हमारी उत्व संधि है। जैसे आ गया रामे विसर्ग धन ए भवत, तो ये क्या हो गया, रामो ए भवत। ग्रामे विसर्ग धन ए गच्छत, ये क्या हो गया, ग्रामो ए गच्छत। इस तरह से ये हमारी उत्व संधि है, जिसको हम क्लियर करते हैं। ठीक है, और भी हैं, जैसे आ गया शिव विसर्ग धन आची, शिवो आची। ठीक है, काफी सारे उदाहरण हैं जिनको हम कर सकते हैं। प्रथम धन अध्याय, प्रथम धन अध्याय, ये क्या हो जाएगा हमारा, प्रथमोध्याय। इस तरह से ये हमारी उत्व संधि क्लियर होती है। नेक्स्ट सूत्र जो आता है वो भी देखते हैं, असिचे। नेक्स्ट सूत्र हमारा असिचय आता है, जहां पर ए पलुत ऐसे परे रू को ऊ हो जाता है। सूत्र संधि है हत्व संधि, जिसका सूत्र आता है असिचय। यहां पर क्या होता है कि ए पलुत ए को रू हो जाता है, ए पलुत ए को रू हो जाता है। तीसरा, चौथा, पांचवा है ये वे रे ले, परे रहने पर। ए पलुत ए को रू हो जाता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। ए पलुत ऐसे परे रू होता है तो रू को ऊ हो जाता है। ए पलुत, देख लो सीधा देख लो, ए पलुत ऐसे परे रू को, यानी कि विसर्ग का रू हो जाता है, रू को ऊ होकर ओ हो जाता है। ये लो क्लियर। देखिए ए आया, विसर्ग प्लस 3 4 5 है
ये वे रे ले, ये आते हों। अब विसर्ग के बाद में ए आया तो इसका क्या हो गया? रू। ठीक है, रू का क्या हो गया? ऊ। ऊ का क्या हो गया? ओ। तो ये बात आपको क्लियर रखना है। जैसे आ गया यस विसर्ग धन दा। अब देखिए विसर्ग के बाद में ए है, स्थिति आ गई हमारी, और विसर्ग के बाद में क्या है? तीसरा अक्षर है। तो फिर विसर्ग के स्थान पर क्या किया? रू किया। रू हो गया, रू का ऊ हो गया, ऊ का क्या हो गया? ओ हो गया। तो शब्द क्या बन गया हमारा? यशोदा। इसी तरह से हम करेंगे पे विसर्ग धन दे, तो क्या बनेगा हमारा? पयो। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे जैसे तपे विसर्ग धन बल, तो क्या हो गया? तपोबल। नेक्स्ट करेंगे मने विसर्ग धन बल, तो क्या होगा? मनोबल। तो इस तरह से हम आराम से कर सकते हैं। जो हत्व संधि आती है, हत्व संधि का जो सूत्र आता है असिचय। असिचय का मतलब क्या होता है कि विसर्ग के पूर्व ए हो और विसर्ग के बाद तीसरा, चौथा, पांचवा है, ये, वे, रे, ले, इनमें से कोई वर्ण हो तो विसर्ग सहित पूर्व वाले ए का क्या हो जाता है? ओ हो जाता है। ऋतु संधि हमने पढ़ी। ऋतु संधि में क्या है कि ए और आ न होकर के भिन्न कोई स्वर हो, ए या आ के अतिरिक्त भिन्न कोई स्वर हो, और बाद में वही आता है तीसरा, चौथा, पांचवा है, ये, वे, रे, ले, इनमें से कोई वर्ण आता हो तो विसर्ग सहित तो पूर्व वाले ए का क्या होता है? रू। ठीक है, नेक्स्ट संधि है हमारी, जो सूत्र आता है ड्रे लोपे पूर्वस्य दीर्घोण। नेक्स्ट सूत्र आता है हमारा रोरी। इसका मतलब क्या होता है? जब रे के बाद रे आता हो, रे के बाद रे रहने पर पूर्व रे का लोप हो जाता है। दूसरा सूत्र क्या है? डोड डे। इसका मतलब क्या होता है? डे से परे डे रहने पर पूर्व डे का लोप हो जाता है। ये दोनों सूत्र जो हैं, ये किस सूत्र में काम करते हैं? ड्रे लोपे पूर्वस्य दीर्घो अण, इस सूत्र में काम। रोरी और डोड डे, ये दोनों सूत्र जो हैं ड्रे लोपे पूर्वस्य दीर्घोण, इस सूत्र में ये काम करते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि डे या रे का लोप होने पर पूर्व अकेवण का दीर्घ हो जाता है, दीर्घ हो जाता है। ये बात आप क्लियर रखना। अब का मतलब क्या होता है? ए, ई, उ, इनका क्या हो जाता है? दीर्घ हो जाता है। जैसे आया सिंभुर रोदिति,
अब सिंबूर आया, रे के बाद में रे आ रहा है तो पूर्व रे का लोप हो जाएगा, लोप होने के बाद में अके वर्ण का दीर्घ हो जाए, तो ये शब्द बन गया हमारा सिंभू रोदीदी। इस तरह से ये शब्द। नेक्स्ट और भी उदाहरण हम जैसे दे सकते हैं, जैसे आ गया हरीर रम्य, तो पूर्व रे आया, इसका लोप हो गया और इसका क्या हो गया, दीर्घ हो गया, हरीर रम्य। ठीक है, इस तरह से काफी सारे उदाहरण हैं जिनको हम कर सकते हैं। शंभु राजते, ठीक है, शंभु राजते आ गया, शंभुर राजते, शंभु राजते। ये कैसे भी आ सकता है, दोनों तरह से हो सकता है, मैं बताता हूं। रज, तो देखिए से विसर्ग है, तो इसका क्या हो गया, नी विसर्ग धन रज। ये क्या हो गया, नी धन रज, तो ये क्या हो गया, अब रे का लोप हो गया, तो ये क्या हो गया, नीरज। ठीक है, इसी तरह से आ गया नी निस धन रोग, तो इसी तरह से ये हो गया हमारा निरोग। नेक्स्ट आ गया निस्धन रव, तो ये क्या हो गया, नीरव। तो इस तरह से हम कर सकते हैं ड्रलोपी, पूर्वस्य, दीर्घोण, और भी सारे उदाहरण हैं, जैसे अंत धन राष्ट्रीय, ये क्या हो गया, अंतरराष्ट्रीय। पुनः धन रमते, ये क्या हो गया, पुनः रमते। ठीक है भाई, इस तरह से विसर्ग संधि को हमने क्लियर किया। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करना है, लाइक करना है, और हमारे YouTube चैनल वीकेपी एजुकेशन क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। घंटी वाला बटन भी साथ में दबाते चलें, ताकि हर रोज जो नया वीडियो में डालता हूं वो आप तक जरूर पहुंच सके। देखिए दोस्तों, ये सब मैं मेरे लिए नहीं कर रहा, ये सब आपके लिए कर रहा हूं। इस लॉकडाउन के चलते समय आपकी तैयारी बरकरार रहनी चाहिए। मैं आशा करता हूं कि रीट की जो वैकेंसी आने वाली है उसमें ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों का चयन हो, ताकि हमारा देश एक उज्जवल देश बने, उज्जवल भविष्य बने। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।